जी, इस वक्त हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर अब्दुल मालिक मुजाहिद, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्लास्टिक सर्जरी, डीजी खान मेडिकल कॉलेज से कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी के हैं। और डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है और प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या फ़र्क है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया और बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज अपने इलाके में आया हूँ और अपने इलाके के लोगों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा हूँ। एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी ये है कि जो इसका एक्चुअल मीनिंग है उसमें ये है कि टू मोल्ड और टू रीशेप। बेसिकली ये है कि जो जिस्म के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, स्किन के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, उनको हम मोल्ड करते हैं या हम उसको रीशेप करते हैं। इसका बेसिक मीनिंग जो है ना प्लास्टिक सर्जरी का ही है। ठीक है सर, आजकल प्लास्टिक सर्जरी के बारे में क्या ट्रेंड है और आजकल के बढ़ते हुए ट्रेंड में क्या हर किसी को प्लास्टिक सर्जरी करवानी चाहिए? एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी एक ब्रॉड टर्म है। प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से अगर ये चीज बताई जाए तो बेसिकली इसके 3 कंपोनेंट हैं। सही। उसके अंदर एक बर्न का पोर्शन है, दूसरा उसमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का पोर्शन है और तीसरा कॉस्मेटिक सर्जरी का पोर्शन है। जो लोग जो है ना सिर्फ ये चीज कंसीडर करते हैं कि सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी का मतलब कॉस्मेटिक सर्जरी है, वो ये चीज नहीं है। बट आजकल जिस तरह से प्लास्टिक सर्जरी का ट्रेंड और कॉस्मेटिक सर्जरी का ट्रेंड बढ़ रहा है, उसमें ये है कि प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जरी करानी तो चाहिए, बट सिर्फ उन लोगों को करानी चाहिए जिनको इस चीज की जरूरत है, क्योंकि हर चीज के फायदे के साथ साथ नुकसान भी होते हैं। तो वो पर्सन जो है ना, जो बेसिकली पहले सबसे ठीक है और अपनी चीजों को इम्प्रूव करना चाह रहा है, तो उसको ये चीज सोचनी चाहिए कि एक चीज का अगर बेनिफिट है तो उसका नुकसान भी है। तो इन चीजों को कंसीडर करते हुए उसको ये चीज देखनी चाहिए कि अगर मैं प्लास्टिक सर्जरी कराना चाह रहा हूँ तो मुझे उसकी कितनी जरूरत है, आया मुझे उससे कितना बेनिफिट होगा और मेरी चीजें कितनी इम्प्रूव होंगी। अच्छा सर, प्लास्टिक सर्जरी के लिए किनके पास जाना चाहिए और क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं? इस बारे में मैं जो है ना आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई करने की जरूरत ये है कि आजकल बेसिकली ये आप समझें कि डर्माटोलॉजिस्ट भी हमारे पास हैं, एस्थेटिक कुछ फिजिशियन भी हमारे पास हैं, इवन सम जीपीज हैं जो कि इन चीजों को डील कर रहे हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, जो आजकल पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बन गया है, उनकी तरफ से ये है कि जिन लोगों के पास FCPS या MS इन प्लास्टिक सर्जरी यानी कि कोई एक सर्टिफाइड डिग्री हो प्लास्टिक सर्जरी की, उन लोगों के पास आपको प्लास्टिक सर्जरी के लिए जाना चाहिए। अदरवाइज अगर आप इन क्वैक से इन लोगों के पास जाएंगे तो डेफिनेटली फायदे के बजाय जो है ना आप लोगों को नुकसान होगा, वो आप लोगों की शक्ल को या आप लोगों की चीजों को बिगाड़ सकते हैं। तो इसलिए इनके साइड इफेक्ट भी हैं फायदे के साथ साथ। तो इसलिए आपने एक जो रिकमेंडेड पर्सन है जिसके पास इस चीज की अथॉरिटी है या डिग्री है, तो उसके पास आप लोगों को जाना चाहिए इस काम के लिए। ठीक है सर, कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जो नॉन सर्जिकल भी हैं और सर्जिकल भी हैं, इसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। एक्चुअली इस तरह से है, जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं लोग कुछ उन चीजों को प्रेफर करते हैं। वो इस वजह से प्रेफर करते हैं कि उनका जो डाउन टाइम या रिकवरी टाइम कम होता है, और उसके लिए लोग जो है ना डर्माटोलॉजिस्ट के भी पास जाते हैं, हमारे पास भी आते हैं। बट जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर जैसे बोटॉक्स हो गया, फिलर हो गया, इस तरह के जो प्रोसीजर्स हैं या केमिकल पील या ये चीजें, इनके जो रिजल्ट्स हैं या लेजर समझें, इनके रिजल्ट्स टेम्परेरी होते हैं। ठीक है। आपको जो है ना कुछ टाइम के बाद इनको दोबारा से रिपीट कराना पड़ता है। जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, जैसे मैं आपको कहूं कि हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, राइनोप्लास्टी हो गई, फेस लिफ्ट हो गया, लाइपोसक्शन हो गई, टमी टक हो गया, इनके जो रिजल्ट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो इसलिए नॉन सर्जिकल और सर्जिकल का ये डिफरेंस है कि सर्जिकल जो प्रोसीजर है आप एक दफा कराते हैं तो आप आगे 6-8 साल के लिए जो है ना वो प्रोसीजर चल जाता है। बट नॉन सर्जिकल प्रोसीजर का ये नो डाउट रिकवरी टाइम तो स्लो है, मतलब कि कम है, उसका जल्दी रिकवर हो जाते हैं, बट आपको बार बार वो चीज रिपीट करानी पड़ती है। अच्छा सर, गिरते हुए बालों के आजकल बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो इसकी क्या वजूहत हैं और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? एक्चुअली गिरते हुए बालों के हवाले से मैं ये कहूंगा कि इसकी रीजन तो मल्टीपल है, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है वो जेनेटिक है, यानी कि फैमिली में ये चीज रन करती है। उसके अलावा जो डिफरेंट रीजन हो सकती हैं, आजकल स्ट्रेस का इशू है, हर किसी को स्ट्रेस है, स्लीप इश्यूज हैं, उसके बाद जो है ना पेशेंट अपनी डाइट के हवाले से ख्याल नहीं करते, उसके अलावा डेंड्रफ का इशू है, और फिर लोग जो है ना हेयर स्टाइलिंग या इस चीज के लिए बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं जिनमें वो बहुत सारे केमिकल यूज कर रहे होते हैं, जो कि बेसिकली ओवरऑल आपके बालों के लिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा होता है। तो इस चीज के लिए इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप पहले तो इन चीजों की तरफ देखें, स्ट्रेस, स्लीप, डाइट, अपनी इन चीजों का ख्याल रखें, अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स, मिल्क, इन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें। उसके बाद जो डिफरेंट ऑप्शन हैं जिसमें हम मल्टीविटामिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, फिर उसके बाद एक PRP थेरेपी है फॉर द हेयर फॉल, आपका ब्लड लेके उसका प्लाज्मा लेके इंजेक्ट करते हैं, और इन द एंड अगर वो बिल्कुल ही बाल्ड हो गए तो अल्टीमेट हल उसका हेयर ट्रांसप्लांट है।
अच्छा सर, नोज रीशेपिंग के बारे में काफी लोगों का कंसर्न होता है, और इसके बारे में आप प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से क्या कहेंगे? एक्चुअली नोज रीशेपिंग के बारे में मैं दो चीजें कहूंगा। इसमें नॉन सर्जिकल ऑप्शन भी है, सर्जिकल ऑप्शन भी है। अगर किसी को कोई माइल्ड इशू है तो उसके लिए हम नॉन सर्जिकल ऑप्शन लाइक फिलर यूज कर सकते हैं, बट जैसे मैंने पहले बताया कि आपको 3 to 6 मंथ बाद उसको रिपीट कराना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन सर्जरी का है। सर्जरी में ये है कि हम पेशेंट्स को यूजुअली यहाँ से असेस करने के बाद कट लगाते हैं, कट लगा के इस चीज को लिफ्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि जो है ना क्या चीज उसकी एड्रेस करने वाली है। आया उसकी टिप का इशू है, आया उसका नोज ओवरऑल ब्रॉड है, आया उसके सेप्टम का इशू है, जो भी प्रॉब्लम होता है फिर उसको हम ड्यूरिंग सर्जरी करेक्ट करते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, ये आजकल स्किन उम्र के साथ साथ जो है ना लूज होती जाती है, तो कोई इलाज है इस? जी बिल्कुल है। इस चीज़ के लिए मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि वरी होने की ज़रूरत नहीं है। नो डाउट एज के साथ साथ हर एक की स्किन लूज होती है, बट उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें लाइक हम कहते हैं कि फेस लिफ्ट हम करते हैं, आईलिड सर्जरी या आई बैग सर्जरी करते हैं, उसको हम ब्लेफरोप्लास्टी करते हैं। फेस लिफ्ट सर्जरी के अंदर हम जो लूज स्किन होती है उसको हम टाइट अप करते हैं और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्किन होती है उसको रिमूव कर देते हैं। इसी तरह से हम नेक लिफ्ट भी करते हैं। फिर जो लोअर आईलिड में स्किन लैक्स हो जाती है इसको एड्रेस करते हैं, अपर आईलिड की स्किन लैक्स हो जाती है इसको एड्रेस करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, तो उस चीज के लिए वरी होने की जरूरत नहीं है। बट अगेन वही बात है कि आपने एक सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन के पास जाना है इन चीजों के लिए। ठीक है सर, प्रेगनेंसी या वेट लूज के बाद पेट की स्किन जो है ना वो लूज हो जाती है, इसके लिए आप लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं? इस चीज के लिए ये है कि जब प्रेगनेंसी या वेट लॉस होता है तो पेशेंट की स्किन भी लूज होती है और साथ उसके नीचे मसल्स होते हैं जिसको हम लीनिया एल्बा या रेक्टाई कहते हैं, वो मसल वो भी लूज हो जाते हैं। तो इसमें हमें पहले सबसे तो उसको असेस करना होता है कि कितनी उसकी स्किन लैक्सिटी है, स्किन लैक्सिटी के साथ नीचे उसके मसल लैक्स हैं या नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है उसको हम कहते हैं टमी टक। तो टमी टक में ये होता है कि हम जो लूज एक्स्ट्रा स्किन होती है उसको हम रिमूव कर देते हैं, उसके बाद दोबारा जो उसकी मतलब स्किन होती है उसको हम रीशेप कर देते हैं। उससे ये है कि एक्स्ट्रा स्किन रिमूव होने के बाद पेशेंट अगेन लुक्स यंग एंड एक्टिव एंड हेल्दी। सर, लिपोसक्शन क्या है, ये किन लोगों को करवानी चाहिए? लाइपोसक्शन के बारे में मैं बेसिकली ये कहूँगा, लाइपोसक्शन का ये है कि इसके अंदर हम बॉडी से फैट रिमूव करते हैं। बट कुछ लोगों का ये कंसर्न होता है कि एक बंदा बहुत ज्यादा मोटा है तो उसके लिए ये ऑप्शन है या नहीं। मैं उसके लिए कहूँगा कि उसके लिए ये ऑप्शन नहीं है। बट जहाँ पे कहीं बॉडी कंटूरिंग की जरूरत है, बॉडी को रीशेप करने की जरूरत है, कहीं पे एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट सिर्फ हुए हैं, इरेगुलर फैट डिपॉजिट्स हैं, तो उस चीज के लिए लाइपोसक्शन एक बहुत अच्छी चीज है और उसमें उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा सर, ये व्हाइटनिंग इंजेक्शन का काफी ट्रेंड है, तो क्या ये सेफ है और क्या लगवानी चाहिए? व्हाइटनिंग इंजेक्शन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि बेसिकली इसके अंदर ग्लूटाथायोन होता है और जो ग्लूटाथायोन है उसका जो काम है बेसिकली बॉडी के अंदर मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस होता है, उसकी प्रोडक्शन को कम करना है। तो मेलानिन बेसिकली स्किन को कलर देता है, जब उसकी प्रोडक्शन कम होती है तो उसमें मतलब आपकी स्किन के टोन इंप्रूव हो जाती है। बट लगवाने के हवाले से मैं ये कहूँगा कि इसके लगवाने से पहले आपको कुछ ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं, लाइक सीबीसी हो गया, लिवर फंक्शन टेस्ट हो गए, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गए, क्योंकि इनका जो साइड इफेक्ट है वो किडनी पे हो सकता है, लिवर पे हो सकता है या वो एलर्जिक रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए जिन लोगों के ये टेस्ट क्लियर हो उन लोगों को लगवाना चाहिए। बट अगेन मैं एक चीज कहूंगा कि इसका बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं रहता, आपको बाद में इसके मेंटेनेंस इंजेक्शन या मेंटेनेंस टैबलेट्स लेना पड़ती हैं। अच्छा सर, फेस लिफ्ट सर्जरी में क्या करते हैं, इसमें कोई ऑप्शन है सर्जरी के अलावा? फेस लिफ्ट में बेसिकली मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था कि जब लूज स्किन होती है उसको हम असेस करते हैं। असेस करने के बाद हम देखते हैं कि कितनी स्किन लूज है, उसको हमने यहाँ से लिफ्ट करना होता है, यहाँ से कट लगा के, ठीक है। उसमें नीचे इसके एक मसल होता है उसको हम कहते हैं स्मैश मसल, ठीक है। उसको भी हम टाइटन अप करते हैं। टाइटन अप करने के बाद जो एक्स्ट्रा स्किन होती है उसको रिमूव करके स्टिच करते हैं। बट इसके अंदर जो नॉन सर्जिकल ऑप्शन है दैट इज द थ्रेड लिफ्ट। थ्रेड लिफ्ट बेसिकली ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट वेक्टर में हम थ्रेड डालते हैं, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। उससे ये होता है कि ये स्किन लिफ्ट अप हो जाती है। बट जैसे मैंने पहले बताया कि नॉन सर्जिकल ऑप्शन जो है ना वो टेम्परेरी है, ये आपको 6 to 12 मंथ मिनिमम 18 मंथ के बाद दोबारा आपको रिपीट कराना पड़ता है। बट अगर आप सर्जिकल फेस लिफ्ट की तरफ जाते हैं देन 8 to 10 ईयर उसका रिजल्ट रहता है, तो आप एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट अचीव करते हैं उसके अंदर। सर, प्लास्टिक सर्जरी का एक बर्न पोर्शन होता है, तो इसके लिए आप क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे? एक्चुअली बर्न एक जो है ना बहुत डायलेमा है पाकिस्तान के अंदर, और बर्न पेशेंट्स जो है ना वो बेचारे बहुत सफर कर रहे होते हैं अनलेस कि उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो। तो इसलिए सबसे पहले तो ये है कि अवेयरनेस के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चों को गर्म दूध, स्विच और गर्म कपड़े या इन चीज़ों से जो है ना वो आप लोग दूर रखें,
ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे लोग जो है ना, ये हमारे वापडा वाले लोग होते हैं या दूसरे लोग होते हैं, वो हाई टेंशन वायर्स पे काम कर रहे होते हैं, तो उनको अपने प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट वजूहात हैं बर्न की, जिसमें इलेक्ट्रिकल बर्न है, केमिकल बर्न है, यानी कि तेजाब गर्दी के हवाले से जिसको कहा जाता है, फिर उसके अलावा पानी की वजह से बर्न है। सर्दियों के अंदर स्पेशली जो इम्पोर्टेंट इशू होता है वो ये है कि जैसे गैस चली जाती है, लोड शेडिंग का इशू होता है, तो उसके बाद वहां पे कमरे के अंदर गैस जमा हो जाती है, हीटर ऑन होता है, पता नहीं होता, तो उसके बाद जब भी जो है ना वो आप कोई चीज आग जलाते हैं या कुछ करते हैं, या वैसे भी जो है ना वहां पे उसकी गैस की वजह से इतनी ज्यादा तेजाबियत हो जाती है कि लोगों को सफोकेशन होने की वजह से बेचारों की डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए जो है ना इस चीज के हवाले से एक स्पेशल अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। जैसे हमने डीजी खान में एक जो है ना बर्न यूनिट बनाया हुआ है, उसमें हम अपनी तरफ से प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मुल्तान में बर्न यूनिट है, लाहौर में बर्न यूनिट है, इस तरह से मतलब उनकी प्रॉपर बर्न यूनिट के अंदर ट्रीटमेंट होनी चाहिए।